वेलकम बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस ऑफ अगस्त 3 2022। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सारा हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा। थंबनेल जो है ये इस आर्टिकल के बारे में, ये आर्टिकल जो है फ्रंट पेज में ही दिया हुआ था। क्या है ये आर्टिकल? तो ये जो है ताइवान, चाइना, यूएसए को लेकर के ये न्यूज़ में आया हुआ है। क्या था कि कल की बात है, कल ये जो है ट्विटर वगैरह सब चीज़ पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। यूएस की जो हाउस स्पीकर हैं जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान में ट्यूसडे को अराइव की थी इवनिंग में। ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल विजिट के लिए गई थी। 25 ईयर के बाद जो है वो मतलब ताइवान के पास गई थी। तो ये जो चाइना है उन्होंने मना किया था, यूएस को बहुत बार वार्निंग दी थी कि नैन्सी पेलोसी जो है वो नहीं जानी चाहिए ताइवान में, लेकिन फिर भी जो है वो ताइवान में गई। तो ये जो था चाइना ने लास्ट वार्निंग दी थी। चाइना जो है वो बहुत पहले से 1950 से लेकर के 1950 से लेकर अभी तक जो है लास्ट वार्निंग ही देते आ रहा है। अभी तक जो है वो लगभग बहुत सारा जो है वो लास्ट वार्निंग दे चुका है। 900 लास्ट वार्निंग जो है वो दे चुका है। तो ये चाइना के बात को नज़रअंदाज करते हुए यूएस जो है वो ताइवान में लैंड कर गई और ताइवान से जो भी बात वगैरह करना था वो करने लगी। यूएस जो है वो बहुत सपोर्ट करती है ताइवान को। तो ये चीज़ जो है वो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा क्यों है? चाइना को क्यों नहीं पसंद है? ऐसा इसीलिए क्योंकि चाइना और ताइवान जो है वो आसपास रहते हैं और चाइना को ऐसा मतलब ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बताता है, अपने आप को अलग कंट्री बताता है। लेकिन चाइना बोलता है कि ताइवान जो है वो मेरा ही पार्ट है और कोई अलग कंट्री नहीं है। तो बहुत सारे कंट्री जो भी ये मानते हैं कि ताइवान एक अलग कंट्री है, उसके खिलाफ हो जाता है चाइना। तो उसी तरह यूएसए जो है वो ताइवान को बहुत सपोर्ट करता है, एक अलग कंट्री मानता है। तो इसीलिए चाइना जो है उसके अगेंस्ट है और चाइना नहीं चाहता था कि यूएस जो है वो जाए और मतलब कि जा करके ताइवान का कुछ हेल्प करे या कुछ भी डिस्कशन करे। लेकिन जो यूएस है वो चाइना का वार्निंग को ये करते हुए आखिर फाइनली जो है यूएस में मतलब यूएस जो है वो पहुंच जाता है ताइवान में। यूएस की जो हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो जो है वो ताइवान में ट्यूसडे को पहुंच जाती है। ये इनका पिक्चर भी आप देख सकती हैं। और ये जो है पहुंच गई और ये बाकी सब जो भी डिस्कशन करना था, हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट की हैं, बहुत कुछ डिस्कशन की है मिलिट्री के बारे में, ये वो जो भी हो सकता था। तो ये सारा जो है इस न्यूज़ में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मतलब कि इसमें है कि क्या हो सकता है कि लास्ट वार्निंग दिया था चाइना में, तो देखने को मिल सकता है कि यूएस और चाइना के बीच में जो है वॉर छिड़ सकती है, क्योंकि चाइना ने मना किया था फिर भी यूएसए जो है वो चला गया। तो इसी कारण से चाइना जो है वो अटैक कर सकता है यूएस पर और ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है, क्योंकि हमें पता है कि चाइना कितनी बड़ी कंट्री है और कितना कुछ है उसके पास जो वो यूज कर सकता है यूएस के खिलाफ। यूएस भी बहुत बड़ी कंट्री है, तो दोनों अगर लड़ाई करने लगेंगे तो बहुत वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। तो ये जो है हमारे दुनिया के लिए बहुत खतरा है, हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है अगर ये वॉर स्टार्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये दोनों के बीच में लड़ाई होगा, क्योंकि चाइना को जो है वो नेग्लेक्ट करके यूएस जो है वो विजिट करने गया ताइवान को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। तो नेक्स्ट जो है 4 स्टेट जो है साउथ की वो टॉप की है मिसयूज ऑफ मनरेगा की। तो एमजी नरेगा के मिसयूज में चार स्टेट जो है साउथ की वो टॉप की है। कौन कौन सी स्टेट है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। रिपोर्ट किया गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है यहाँ का वो मिसयूज किया गया है एमजी नरेगा को। एमजी नरेगा क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इस स्कीम के बारे में हम लोगों को पहले से पता है। ये स्कीम क्या होता है? तो इसमें जो है वो 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड किया जाता है जितने भी पुअर सेक्टर्स के लोग हैं, जितने भी फार्मर्स वगैरह हैं वो लोगों को, और उसके बाद पेमेंट किया जाता है प्रॉपर, जितना जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट किया जाता है 100 डेज़ का वर्क प्रोवाइड करके। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट, वो लोगों ने मतलब अकॉर्डिंग टू अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और रूरल डेवलपमेंट देखे तो उन्होंने बताया है कि टोटल 4.92 लाख केसेस जो है वो रिपोर्ट किया गया है पूरे कंट्री में, जिस रिपोर्ट में 4 स्टेट जो है वो 4.18 लाख के में आता है। और ये 4 स्टेट जो है वो मिसयूज कर रहा है। क्या मिसयूज कर रहा है? एमजी नरेगा का। ठीक है, एमजी नरेगा का बहुत मिसयूज कर रहा है।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो रिपोर्ट किया गया हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। इस टाइप का केसेस जो है वो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया और आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट किया है। उससे थोड़ा सा कम है कर्नाटका में और फिर तेलंगाना में। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि इतना मिसयूज हो रहा है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट, यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट है, CAG पुल्स ओडिशा फॉर मिसिंग टारगेट। ओडिशा का एक टारगेट था प्लांटेशन करने का, ठीक है, पूरा टारगेट बनाया था। अगर हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा जो था प्लांटेशन का, उसका उड़ीसा का टारगेट था कि 8,80,705 हेक्टेयर ऑफ द एरिया में पूरी तरीके से प्लांटेशन किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ 4,32,543 हेक्टेयर्स एरिया में ये लोगों ने प्लांटेशन कर पाया। लगभग जो है 50% ही ये लोग का टारगेट जो है वो पूरा हो पाया। पूरा टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो पाया अचीव करने का प्लांटेशंस का। जो पीरियड जो है फिक्स किया गया था इस टारगेट को पूरा करने के लिए। क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रिगार्डिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। तो डेटा का अवेलेबिलिटी नहीं था, फिर लैंड रेवेन्यूज में प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सब के रिगार्डिंग जो है सिर्फ 50% प्लांटेशन एक्टिविटी जो है वो पूरा हुआ है। इस चीज़ को लेकर के हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस चीज़ पे एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया है, इस एक्टिविटीज़ जो मुद्दा है उसको उठाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है एक लौता एडिटोरियल है जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए, मेकिंग सेंस ऑफ द फ्री वेज। इसको हम लोग जो है वो पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले देख लेते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रियोरिटी मालदीव्स प्रेसिडेंट। मालदीव प्रेसिडेंट जो हैं वो ट्यूसडे को हमारे विजिट पे आए थे, इंडिया के विजिट पे आए थे। उन्होंने नरेंद्र सिंह मोदी जी से बातें वगैरह की है, डिस्कशन हुआ है। उस डिस्कशन के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो हमारी हाईएस्ट प्रियोरिटी है, ऐसा मालदीव के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये बोला। उसके बाद क्या है कि ये लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है, जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है उस चीज़ पे रिलेटेड, क्राइम्स जो भी हो रहा है, टेररिज्म जो भी हो रहा है, ये सब चीज़ को लेकर के ये लोग ने टाइज किया है इसको स्ट्रेंथ करने के लिए कि ये सब चीज़ ना हो। उसके बाद कोविड-19 के कारण जितना भी प्रॉब्लम हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मालदीव्स का। तो उसके बारे में भी यूएस के जो प्रेसिडेंट, यूएस नहीं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम सोली, उन्होंने बहुत कुछ ग्रैटिट्यूड इंडिया की तरफ दिखाया है कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान में बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, और बहुत सारा लैंडिंग क्राफ्ट वगैरह प्रोवाइड किया, व्हीकल्स प्रोवाइड किया गया था इंडिया के द्वारा मालदीव्स को नेशनल डिफेंस फोर्सेस में, ठीक है, इन मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड किया गया। MOU भी साइन किया गया है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। नरेंद्र सिंह मोदी और प्रेसिडेंट जो है वहाँ के मालदीव्स के, वो दोनों के बीच में साइन किया गया है साइबर सिक्योरिटी। एम क्या है? तो एम यही है कि प्रमोट करें क्लोजर कोऑपरेशन और एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशंस का जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी और सोली जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे अपने फर्स्ट कॉन्सलेट में, और इसमें जो है हमारा इंडिया जो है एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था बहुत सारा। कौन सा प्रोजेक्ट था? ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि मालदीव से ही जुड़ा हुआ है। मालदीव्स में जो है इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया गया था इंडिया के द्वारा। इसमें 500 मिलियन जो है वो पैसा लगाया गया था। प्रोजेक्ट जो है वो 500 मिलियन का था जो कि इंडिया के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद इंडिया जो है वो ट्यूसडे को और जो है 100 मिलियन का जो है वो नया 100 मिलियन का न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव जो है उसको खोल देती है। तो नया जो है लाइन ऑफ क्रेडिट 100 मिलियन का भी इंडिया जो है वो मालदीव्स के लिए ओपन कर देती है। तो यही सब चीज़ होने के बाद जो है मिस्टर सोली जो है उन्होंने रिफ़र किया कि इंडिया जो है हाईएस्ट प्रियोरिटी है मालदीव्स के लिए, और मालदीव्स और इंडिया का रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है अभी के समय में। उसके बाद आए दिन इंडिया जो है वो बहुत सारा गिफ्ट्स भी मालदीव्स को देते रहती है। मालदीव्स जो है कभी एयरक्राफ्ट दे देती है, कभी कुछ। अभी हाल में ही 24 यूटेंसिल्स व्हीकल्स भी जो है वो प्रोवाइड की थी नेशनल डिफेंस फोर्सेस को। मालदीव जो है वो पहला रिसिप्ट है ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन का पहला रिसिप्ट भी है मालदीव, जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया था। इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया वैक्सीन है वो सबसे पहले मालदीव्स को प्रोवाइड किया गया था। तो ये पूरे आर्टिकल में मालदीव्स और इंडिया के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं LSC वॉर ऑफ वर्ड्स ऑन द फार्म लोन्स। तो लोकसभा जो है उसमें एक तरीके का वॉर हो रहा है, मतलब वॉर कहने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह लड़ाई हो रहा है, लेकिन जो बातें होती है लोकसभा में, अपोजिशन पार्टी या जो रूलिंग पार्टी है वो एक दूसरे से बहस करते हैं, तो वही उसी के बारे में दे रहा है कि यहाँ पे फार्म लोन को लेकर के ये दोनों जो लोकसभा में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी है वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। जो अपोजिशन है वो कह रहे हैं कि फार्म लोन वेवर्स को लाना चाहिए। वेवर्स का क्या मतलब हुआ कि छूट लाना चाहिए, फार्म लोन्स में कुछ छूट लाना चाहिए फार्मर्स के लिए, ताकि उनको जो है वो बेनिफिट हो, जो भी पुअर हैं और पुअर सेक्टर से बिलोंग करते हैं जिनको ये रिक्वायर्ड है, तो वो चाहते हैं कि इसमें जो है वो कुछ छूट लाया जाए। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसा नहीं चाहती है। उसके बाद इसमें जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड को स्कीम को लेकर के भी डिस्कशन हुआ, और ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को जो पार्टी है रूलिंग पार्टी, उन्होंने इसको नहीं हटाया, इनको नहीं हटाया जाएगा ऐसा बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? तो ऐसा जो है ओम बिरला जी जो हैं उनके द्वारा बोला गया कि इसको जो है वो नहीं हटाया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने बोला कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को नहीं हटाया जाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। वो चाहते हैं कि अपोजिशन पार्टी जो है वो चाहता है कि फार्म लोन वेवर्स जो है वो आए, कुछ फार्म लोन्स में कुछ छूट प्रोवाइड किया जाए सब लोगों को, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहा है। अब इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट ये है कि फार्म लोन क्या होता है। तो फार्म लोन पता ही चल रहा हुआ, ये से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। फार्म लोन का मतलब हो गया कि लोन जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। जब फार्म लोन जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है अगर फार्मर्स का कुछ डैमेजेस होता है, जैसे अगर कुछ अर्थक्वेक आ गया उसके कारण कुछ डैमेजेस हो गए, या फिर कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, या कुछ भी फायर वगैरह लग गया, तो उसके बाद जो है क्रेडिट वगैरह मिलता है स्टेट के द्वारा। तो ये जो है इसको हम लोग फार्म लोन्स कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है? तो इसमें जो है किसान को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोग क्रेडिट ले सके। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव्स है जिसको नहीं हटाया जाएगा इस बार। तो इस पूरे आर्टिकल में इसी के बारे में बताया जा रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल गेट LS नॉड। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल जो है वो फाइनली क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया गया है लोकसभा के द्वारा ट्यूसडे को। और ये जो है अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं किया गया, ये जैसा था वैसे ही इसको पास कर दिया गया। कोई भी फर्दर डिस्कशन जो है वो हाउसेस में नहीं किए गए हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल था 2021 का, वो जैसा था उसको वैसे ही पास कर दिया गया है। अब जब बिल कोई पास करता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, और वो जब एक्ट बनता है तो उसके बारे में मतलब बहुत सारा उसमें चेंजेस वगैरह आता है। तो आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल जो है वो बार बार आते रहेगा। तो इस पूरे आर्टिकल में यही था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल जो है वो फाइनली इंट्रोड्यूस हो गया लोकसभा, मतलब फाइनली पास हो गया। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 के विंटर सेशन में, और जो है वो फाइनली अब जा कर के ये बिल जो है वो पास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड डिफिसिट्स बताया जा रहा है जुलाई के मंथ का कि $31 बिलियन हुआ है। अब इस आर्टिकल में हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस मंथ में कितना ट्रेड डिफिसिट हुआ है। इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट है कि ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। तो ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है जैसे हमारा जो देश है वो व्यापार करता है, तो व्यापार में दो चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो जब इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होने लगे और एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लगे, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग ट्रेड डिफिसिट कहते हैं, और उसमें जो है वो भारी नुकसान हो जाता है कंट्री को। जैसे अगर इंडिया में इंपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि कोई भी सामान आ रहा है उसको हम लोग खरीद रहे हैं और पैसा जो है वो बाहर के देशों में जा रहा है, और एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपना सामान बाहर बेच रहे हैं और पैसा जो है वो हमारे देश में आ रहा है। तो इंपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा नुकसान है और एक्सपोर्ट हमारे लिए फ़ायदा। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा होता है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि सारा पैसा जो है वो देश से बाहर चला जाएगा। तो ये जो है ये ट्रेड डिफिसिट हो जाता है, और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो इस पूरे न्यूज़ में जो है वही दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम गया है, 0.8% हो गया है, और जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ट्रेड डिफिसिट क्या होता है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल है ये हमारा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था। फिर ये लोकसभा के बारे में जो हम लोग फार्म लोन्स के बारे में पढ़े, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़े, तो ये भी हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। फिर इंडिया इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी मालदीव्स प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़े, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं।
इसके बाद जो है ये हम लोग फ्रीबीज इशूज़ के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। फ्रीबीज इशूज़ क्या होता है? तो फ्रीबीज इशूज़ का मतलब होता है, जैसे फ्रीबीज इसमें क्या है ये हम लोग को बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में जो है ये पूछ देता है। तो फ्रीबीज क्या होता है? तो फ्रीबीज का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि कभी भी इलेक्शन होता है तो बहुत सारे जो भी नेता वगैरह होते हैं वो लोग वादा करते हैं कि हम ये प्रोवाइड कर देंगे, एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ा देंगे, साइकिल फ्री में दे देंगे, ये दारू वारू जो भी है, मतलब ये सब अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये सब दिया जाएगा अगर आप हमको वोट देते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग फ्रीबीज बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस इशू बन गया है अभी के समय में। और जो पार्टी होती है वो प्रॉमिस करती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे और फिर बाद में कुछ करती भी नहीं है। ये हमारे डेवलपमेंट मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस साबित होने को आया है। तो इसी के बारे में ये पूरा न्यूज़ दिया हुआ है कि फ्रीबीज जो है एक सीरियस इशू बन गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ स्टैंड लेना चाहिए ताकि ये जो है कंट्रोल हो सके फ्रीबीज में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इलेक्शन के समय में, इलेक्शन का जो कैंपेन होता है उसी के समय जो होता है ये लोग अपना कैंपेन करती है, उसके बाद ये लोग वादा कर देती हैं कि ये कर देंगे और ये जो है उसको लालच दे दी है। मतलब किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को अगर हम लोग कुछ भी लालच देंगे तो वो तुरंत वोट दे देगा। तो इस तरीके से करना जो है हमारे संविधान के अगेंस्ट हो जाता है, रूल के अगेंस्ट हो जाता है कि लालच दे के वोट नहीं लेना। अगर अपने मन से कोई वोट दे रहा है तो वो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रीबीज में लालच दिया जाता है। इलेक्शन में खड़े हो गए, बोले कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सुन करके कोई भी वोट दे दिया, उसके बाद ये जो वोट है वोट तो ले लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वोट भी मिल गया। तो ये जो है एक प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है कि कोई भी मतलब अनफेयर हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हो गया, क्योंकि इसमें जो है कोई फेयर यूज नहीं हो रहा। इलेक्शन का जो है कि क्या मोटिव होता है कि लोग अपने मन से चुने, किसी को भी इलेक्ट करें अपने मन से, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है उनके फीलिंग्स को, उनके जो डिसीजंस हैं उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि मैं आपको ये दूंगा, लालच दिया जा रहा है और उसके रिगार्डिंग जो है वापस लिया जा रहा है एक वोट। तो उस वोट से वो लोग जीत जा रहे हैं और जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिमेरिट है फ्रीबीज का पब्लिक में। एज ए रिजल्ट जो है इलेक्शन प्रॉमिस जो है, ये इलेक्शन प्रॉमिस जो है वो नया नहीं है हमारे इंडिया में। जब से स्टार्टिंग हुआ है तब से लेकर के अभी तक जो है ये चल रहा है। इसका जो है वो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसी के बारे में जो है वो पूरा डिटेल्स दिया हुआ है इस पूरे आर्टिकल्स में। कुछ भी उतना खास नहीं है, बस ये हमें इसे पता होना चाहिए था कि फ्रीबीज जो है वो क्या है। तो वो हम लोग को पता चल गया कि फ्रीबीज क्या है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा पूरा जो आज का इम्पोर्टेंट द हिंदू का आर्टिकल था हम लोगों ने कवर कर लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू।